नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनका नोटिफिकेशन बस जल्द ही जारी होने वाला है। और आप लोग का जो एग्ज़ाम है सितंबर से अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम होगा। ये संभावना जताया जा रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर से अक्टूबर तक होगा। डेफिनेट रूप से यही एक सेशन है जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है आज का सीडीपी का है, ध्यान से देखिएगा आप सभी को। काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है कि विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं बोले तो सीखने वाले को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को सभी के लिए मानकीकृत आंकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। मानकीकृत जो वर्ड है वो गलत होता है, याद रखिएगा, इसलिए आपका उत्तर फर्स्ट नहीं होगा। बी है कि ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणा को मजबूत करे। देखिए नकारात्मक वर्ड, देखिए नेगेटिव अलग है ना, नेगेटिव जो होता है वो नेगेटिव ही होगा। नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणा को मजबूत करने वाली बात है तो ये नेगेटिव हो गया। चलिए अगला है कि विविधता संबंधित मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। टालनी नहीं चाहिए, करनी चाहिए। यहाँ टालने की बात हो रहा है तो ये भी गलत हुआ। तो विविध विन्यास के उदाहरण लेने चाहिए। सबसे बेटर आपका उत्तर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो अच्छे से करेंगे क्लास को ताकि आपका जो है सीडीपी अच्छा से गुजरे। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध किया जा सकता है। सुसाध बोले तो सुधारा जा सकता है, समस्या समाधान कौशल को अच्छा किया जा सकता है। तो समरूप के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करना। समरूप का इस्तेमाल करने से सभी विद्यार्थियों का नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए लगातार अभ्यास और क्रियान्वयन पर जोर दे करके। और डी है समस्याओं हेतु हल हेतु अटल प्रक्रिया का इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, हमेशा बताते आता हूं और बताऊंगा। अटल शब्द जो होता है वो नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। इसलिए आपका उत्तर जो है लगातार अभ्यास और क्रियान्वयन पर जोर दे करके आप सुसाध कर सकते हैं। उत्तर आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काफी बड़ा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। नेगेटिव क्वेश्चन है। व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना बनाना अध्यापक को क्या नहीं करनी चाहिए। तो व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना बनाना, ये बात सही है। शिक्षण शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, ये शिक्षक को नहीं करना चाहिए। जटिल संरचना का प्रयोग, बच्चे के लिए सरल संरचना जरूरी होता है, जटिल नहीं। तो ये नेगेटिव हो गया। दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल बहुत अच्छी बात है भाई, बच्चे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री से। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपगम का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। तो नेगेटिव क्वेश्चन होने के कारण आपका उत्तर जो है वह बी पर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, ध्यान से देखिएगा। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। कैसे आप पहचानिएगा कि आपका जो बच्चा है वह सृजनात्मक है। देखिएगा, अति सक्रियता सृजनात्मकता का लक्षण नहीं है। सतर्कता ये भी नहीं है। कम परिगणितीय बोधगम्यता ये आपका गलत है, कम। अवसारी चिंतन, देखिएगा याद रखिएगा, सृजनात्मकता कहीं भी आए तो अवसारी चिंतन ही मार के आइएगा। अवसारी चिंतन वाला बच्चा ही सृजनात्मक बच्चा हो सकता है, होगा ही होगा, डिफरेंट रूप से होगा 100%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। तो पूरा क्लियर करते चले ताकि आपका जो है सिलेबस अच्छा से क्लियर हो पाए और आप लोग सीटेट अच्छे से निकाल पाए। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। बिना विश्लेषण का अवलोकन करना, ये संभव है। बिना विश्लेषण का अवलोकन करना क्या संभव है, नहीं, गलत हो गया। बिना शब्द जो होता है वो नेगेटिव होता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देकर के चलिएगा। अनुकरण नकल को दोहराना, नकल करने वाली बात ही नेगेटिव होती है और उसको दोहराने की बात कहा जा रहा है तो ये भी गलत हो गया। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, याद करने वाला वाली हमेशा नेगेटिव होता है, तो ऐसे ऑप्शन से दूर रहें, जनहित में जारी है। ठीक है, तो जिन भाइयों का यहाँ पे डी पर जा रहा है उन सभी का सही है। संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना, ये सबसे बेटर आपका उत्तर डी इज द राइट आंसर। और जिन्होंने डी किया है ना उन सभी भाइयों का सही जा रहा है। और आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए कि सीटेट एक बार में क्वालिफाई हो जाए। और मैं आप सभी को सूचना दे दूं कि मेरा ऑफलाइन का भी क्लास चलता है साहेबगंज मुजफ्फरपुर जिला बिहार के। तो
अब की पिछले बार जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है उसमें 10 स्टूडेंट मेरे यहाँ पढ़े थे, जिसमें 9 स्टूडेंट सफलता पाए हैं। ठीक है, तो आप लोग को भी अब ऑनलाइन भी सुविधा मैं कर दिया हूँ, ताकि जो भी कमज़ोर विद्यार्थी है, जो जिनका बार बार फेल कर रहे हैं, उन सभी के लिए बेटर क्लास होगा। चलिए शुरू कर। अगला है प्रश्न है कि एक अध्यापिका को दिए गए किसी क्रियाकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, त्रुटि का विश्लेषण करना है, क्यों करना चाहिए। इसके आधार पर ज़्यादा त्रुटि करने वाले छात्रों को दूसरे से अलग कर सकती है। अलग करने की बात है तो अलग करने वाली बात को कभी भी ध्यान ना दीजिएगा, ये गलत होता है। अधिगम केवल वाले भी ऑप्शन जो होते हैं वो हमेशा गलत होते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। और सी है कि इसके आधार पर दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, दंड वाले ऑप्शन से भी दूर रहिएगा। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का एक अर्थपूर्ण है। आपका उत्तर सबसे बेटर डी पर जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। समझ में आया क्वेश्चन क्या कहा। अधिगम की अभिप्रेरणा बोले तो आप कोई चीज सीख रहे हैं और आप हमेशा सीखने के लिए जागरूक रहिएगा, ये आपके अंदर जो अभिप्रेरणा है हमेशा कायम रखे, इसके लिए आप क्या करिएगा। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप भाई बच्चा उब जाएगा। ये भाई आसान आसान पढ़ाता है टीचर, मज़ा नहीं आ रहा है। यंत्रवत याद करने वाला ये ऑप्शन भी बच्चे अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, ये भी गलत हो गया। बच्चे को दंड दे करके बच्चा को दंड देंगे तो समझ नहीं पाएगा बच्चा, तो भाई दंड देना नहीं है। एनसीईआरटी एनसीएफ में बोला गया है बच्चों को दंड नहीं देना है। चलिए प्रवीणता अभिमुखी लक्षणों पर जोर दे करके आप बच्चों को अभिप्रेरणा को कायम रख सकते हैं। उत्तर आपका सबसे बेटर डी पर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। अब शर्मिंदगी क्या है। शर्मिंदगी बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। अच्छा एक बात बताइए आप सभी को कि आपको कोई शर्मिंदा कर देता है तो क्या वह बहुत प्रभावशाली होगा भाई, नहीं ना होगा। कह देगा कि बार बार तू फेल कर जाता है, तो क्या वो प्रभावशाली होगा। आपको शर्मिंदा कर दिया तो प्रभावशाली नहीं हुआ, ये गलत हो गया। अभिभाव के भाव अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबारता पैदा करनी चाहिए। भाई बार बार किसी को शर्मिंदा करना चाहिए, एक गलत बात है। ठीक है, का संज्ञान का कोई संबंध नहीं है। भाई कोई आपको शर्मिंदा कर रहा है तो क्या संज्ञान का कोई संबंध नहीं है, एक गलत बात है। का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भाई अगर आपको कोई शर्मिंदा कर रहा है कि तुम बार बार फेल कर जाते हो, सीटेट में बैठते हो बार बार फेल कर जाते हो, तो ये नकारात्मक प्रभाव पड़ता है शर्मिंदगी। कोई आपको अगर शर्मिंदगी कर रहा है, आपको शर्मिंदा कर रहा है तो ठीक है, इसलिए आपका उत्तर सबसे बेटर जो है वो डी पर जाएगा। और जिन भाइयों ने डी किया उन सभी का सही जा रहा है। समझिएगा मजेदार तरीका से और अच्छे तरीका से मैं समझाऊंगा। चलिए प्रश्न है कि अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। देखिए बात सही है, ये जो है बच्चा जब सक्रिय रहेगा तो रुचि लेगा भाई, लेगा ना, ये अच्छी बात है। यहाँ देखिएगा पाठ्य पुस्तक पूर्ण रूप जो है ना, ये वर्ड गलत होते हैं। कोई भूमिका नहीं निभाता है, नेगेटिव बात बोला गया है। बच्चों को पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर है। क्या बच्चा वयस्क पर निर्भर करता है भाई, निर्भर रहता है नहीं, इसलिए आपका उत्तर ए पर जाएगा। टोटल ऑप्शन को समझे, क्योंकि मैं आप सभी को बताऊं कि सीटेट के जो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन टकराता नहीं है भाई, ये जो ऑप्शन जो है वही टकराता है, वो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन टकराते हैं, कौन से नेगेटिव है कौन से पॉजिटिव है, इस बात को ध्यान में रख करके आप लोग जवाब दे करके आइएगा। प्रश्न है कि अधिगम के लिए निम्नलिखित में कौन सी धारणा उपयुक्त है। प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, जब प्रयास करिएगा तो सीखिएगा तो फर्क तो पड़ेगा ना भाई, ये गलत हो गया। असफलता अनियंत्रित है, असफलता अनियंत्रित है, ये भी आपका गलत हो गया। योग्यता सुधारी है, बात सही है। अटल शब्द योग्यता अटल, अटल माने फिक्स, और फिक्स वाले ऑप्शन को कभी नहीं मारना है। अटल शब्द नोट कर ले, नेगेटिव होता है, कभी सही नहीं जाता है। तो योग्यता क्या है, सुधारे है, आप सुधार सकते हैं अपने आप के जो योग्यता है उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, उत्तर आपका सबसे बेटर सी पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। लाइट कटा हुआ है, थोड़ा सा अच्छे से कराएंगे, फिर भी देख लेते हैं। हाँ चलिए प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
हाँ, निम्नलिखित में कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी में सहायक है? समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। बढ़ोतरी करने में सहायक कौन सा है भाई? 11 का बताइएगा। बारंबार परीक्षा, गलत बात है। बार बार परीक्षा लीजिएगा तो बढ़ोतरी नहीं हो पाएगा भाई, कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी। प्रतिस्पर्धा आधारित, प्रतिस्पर्धा भी एक प्रकार की परीक्षा ही हुआ। पाठ्यपुस्तक केंद्रित ऑप्शन कभी नहीं मारना है, याद रखिए। अन्वेषण और संवाद आपका सबसे बेटर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। और जिन भाइयों ने बी किया उन सभी का सही है। सीटेट का तैयारी जो कर रहे हैं, नोटिफिकेशन बस आपका जो एग्जाम है सितंबर से लेकर के अक्टूबर के बीच हो जाएगा। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। भाई कठिनाई कब होता है बच्चे को? सामाजिक संदर्भ में हुआ तो कठिनाई होगा? नहीं होगा, नहीं ना होगा भाई। हाँ, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हुआ, ये आपका गलत हो गया। विषय वस्तु बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, ये भी आपका अच्छा है ऑप्शन, ठीक है, ये नहीं होगा। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाएगा तो बच्चे को कठिनाई होगा। कोई भी सूचना को टुकड़ा में बांट बांट के अगर दीजिए, हाँ आज सूचना दे दीजिए कि हाँ आपका एग्जाम जो है वो सितंबर में होगा, ठीक है, कल सूचना दे दीजिए कि नहीं सितंबर में नहीं अक्टूबर में होगा, परसों सूचना नवंबर में होगा, तो इसमें क्या होगा, कठिनाई उत्पन्न होती है। उत्तर आपका सबसे बेटर सी पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? अधिगम बोले तो सीखना, सबसे पहले माइंड में याद रखें, अधिगम बोले तो सीखना है ना। सीटेट को कभी भी हार्ड ना ले, सबसे इजी एग्जाम सीटेट का होता है। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना कोई भय नहीं, उच्च उत्तेजना उच्च भय, निम्न उत्तेजना उच्च भय। सर्वोत्तम अवस्था, सबसे बेटर अवस्था मेरे भाई, संतुलित रहिए, अपने आप को संतुलित रखिए, सबसे बेटर वही है। अपने आप को कभी भी संतुलन बना करके रखना है मेरे दोस्तों। उत्तर आपका ए इज द राइट आंसर। संतुलित उत्तेजना रहेगा, कोई डर भय नहीं रहेगा, एकदम मजेदार तरीका से रहेंगे। उत्तर आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहा कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? व्यक्तिगत विभिन्नता समझते हैं ना, सभी बच्चा अलग अलग, सभी बच्चों में विभिन्नता अलग अलग पाई जाती है, तो कैसे आप प्रतिरूपित कर सकते हैं? ना आनुवंशिकता और ना पर्यावरण पर। देखिए पर्यावरण आनुवंशिकता दोनों पर प्रभाव पड़ता है, ये आपका गलत है। केवल सब आनुवंशिकता पर नहीं होगा, केवल पर्यावरण पर नहीं होगा, दोनों मैं बोला हूँ कि कोई भी बच्चे में जो विविधता होती है, मैं आपको बताऊँ विकास के लिए सबसे जिम्मेवार जो होता है 10% जो होता है आनुवंशिकता होता है, और 90% जो होता है वह पर्यावरण पर निर्भर करता है। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण की परस्परता पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना होगा, नहीं होना चाहिए। प्रश्न है, ध्यान से देखिए, एक ऐसे कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है। सायना एक लड़की है, और मैं आपको बताऊं सायना स्वयं से बातें कर रही है। एक सेकेंड, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा इंतजार करिएगा, लाइट आ चुका है इसलिए मैं टच को ऑफ कर लेता हूं। चलिए, हाँ, कार्य के दौरान सायना जो है स्वयं से बातें कर रही है, वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है? लेई वाइगेस्की की भाषा में चिंतन के बारे में विचार के अनुसार इस तरह का व्यक्तित्व का वाक्य क्या होगा? बोले तो एक लड़की है जो स्वयं से बातें कर रही है, क्वेश्चन करने का मतलब ये है, तो वाइगोस्की के अनुसार उसको हम क्या बोलेंगे? याद रखिएगा, आज से लेकर के हमेशा, पियाजी साहब का भी मैं बता देता हूँ, वाइगोस्की के अनुसार उसको स्वनियमन बोलते हैं, और पियाजे के अनुसार उसको हम आत्म केंद्रित बोलते हैं। याद रहेगा, वाइगोस्की साहब बोले कि कोई बच्चा खुद से बातें कर रहा है तो उसको स्वनियमन बोलेंगे, निजी वार्ता बोलते हैं उसको। स्वनियमन को क्या बोलते हैं? निजी वार्ता।
लेकिन अगर पियाजे साहब का बोलता तो आत्म केंद्रित वार्ता बोलेंगे उसको। क्लियर? दोनों बात जो है उसको याद करके रखना है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को नामित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। बच्चों को विभाजित नहीं करना है, नामित नहीं करना है, ठीक है। बच्चों को पुरस्कार वितरण के लिए उच्च अंक जो प्राप्त किया उसको पुरस्कार दे दिए, और जो कम नंबर लाया उसको पुरस्कार नहीं दिए तो बच्चा हतोत्साहित हो जाएगा ना। इसलिए विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना सबसे मूल्यांकन पद्धतियों का बेटर लक्ष्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप सभी अच्छे से जवाब दीजिएगा। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेई वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, वाइगोस्की के अनुसार बताना है, यह योजना छात्रों में प्रत्याहार और निकास प्रवृत्ति पैदा करेगा। वाइगोस्की के अनुसार ये नहीं है ना। अधिगम की प्रक्रिया अर्थहीन शब्द नहीं होगा। निष्प्रेरित वर्ड गलत है। क्या होगा? अधिगम के लिए पार एवं आधारभूत संरचना का काम करेगा। क्यों, कैसे, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये पार आधारभूत संरचना पर काम करेगी। आपका उत्तर सबसे बेटर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। एक लड़का है, रोहन नाम है, चोट लगा तो रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़की की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या है भाई? पिता तो भाई भेदभाव करने वाला है, क्योंकि बोल दिया यहाँ पे पिता साहब कि लड़के की तरह मत रो। तो भाई मर्द को दर्द नहीं होता है, ये सब फिल्मों की बात है, दर्द सबको होता है भाई। ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। जहां भी भेदभाव पक्षपात रहे, लैंगिक रूढ़िवादिता शब्द जो होगा वो सबसे बेटर माना जाएगा। उत्तर आपका सी पड़ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। बात सही है भाई, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौका दिया जा रहा है तो बच्चा ज्ञान अर्जित करेगा, ये बात सही है। लेकिन बाकी ऑप्शनों को भी देखना है, कभी भी सीटेट में एक ऑप्शन पर ना जाए, बाकी सभी ऑप्शन को देख ले। विद्यार्थियों को उनकी अकादमिक अंकों के आधार नामांकित करना चाहिए। अंकों के आधार पर बच्चों को बांटना नहीं है, अंक से दूर रहिएगा आप। अध्यापक को अटल शब्द से दूर रहिएगा आप, मैं जो बता रहा हूँ। बल देना चाहिए से दूर रहिएगा, प्रतिस्पर्धा पर बल। ऐसे ऐसे वर्ड हैं जो मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रख करके चलिएगा। अटल शब्द से तो हमेशा दूर रहिएगा, अटल माने फिक्स। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति दे, नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? माने आप कोई काम कर रहे हैं और दूसरा कोई व्यक्ति उसको स्वीकृति दे देता है कि हाँ तुम करो, तो नैतिक विकास का वो कौन सा चरण होगा? याद रखना है, उसको प्रथागत बोलते हैं। उसको प्रथागत में स्वीकृति दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बच्चे के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक और परिवार जो है समाजीकरण का द्वितीय कारक। याद रखिएगा, मैं दो चीज बताऊंगा, इतना फालतू में जो ऑप्शन दिया है उस पर ध्यान कम दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। परिवार जो होता है वह समाजीकरण का प्रथम कारक होता है और विद्यालय जो होता है वह द्वितीय कारक होता है। अब ये जहाँ मिल जाएगा उसको करके आ जाइएगा। ऑप्शन नंबर आपका देखिए, विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है, ये द्वितीय कारक है, और परिवार जो है वो समाजीकरण का प्रथम कारक है। उत्तर आपका सबसे बेटर सी पर जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार प्रथम तब दूसरा विद्यालय,
माइंड में याद रखे, आज से लेकर के एग्जाम तक। बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है, किस पर जोर देता है? बहुबुद्धि सिद्धांत बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं पर। वे बुद्धिमत्ता में कई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं, नेगेटिव बोल दिया यहाँ पहले ही, केवल बोल दिया यहाँ पहले ही। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयाम में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, एक आयाम। तो ऐसे पकड़ना है, ऐसे ऐसे वर्डों को से दूर रहना है जो वर्ड आपको हमेशा नेगेटिव की ओर ले जाता है, पक्षपात होता है, लिमिट होता है, फिक्सेशन होता है, वैसे से दूर रहे। आपका उत्तर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने का क्षमता, अमूर्त सोच का विकास, विचार और सोच में केंद्रीकरण। पियाजे के अनुसार बताना है तो विचार और सोच में केंद्रीकरण होगा आपका सबसे बेटर उत्तर। पूर्व संक्रियात्मक बोले से 2 से 7 वर्ष में बच्चा विचारों और सोच का केंद्रीकरण होता है। उत्तर आपका एक ही चीज के बारे में बच्चा सोचता है, इसलिए आपका उत्तर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? विकास केवल बाल्यावस्था दौरान ही होता है, गलत बात है। विकास बहुआयामी है, सही बात है। विकास की दर विभिन्न संस्कृति में सभी के लिए समान होता है, सबके लिए समान नहीं, सब अलग अलग प्रकार के विकास करते हैं। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम में ही होता है, ये भी गलत हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की का सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में एक महत्व जो देता है अभिप्रेरणा, संतुलीकरण, संस्कृति उपकरण और गुणारोपण। तो वाइगोस्की का मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, याद रखिएगा। 3 ट्रिक है, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा। सांस्कृतिक वर्ड याद रखिएगा, SLC सोशल, कल्चर और लैंग्वेज। ये आपका जो है ट्रिक वाइगोस्की साहब का है। सोशल, सामाजिक, कल्चर, सांस्कृतिक, लैंग्वेज, भाषा, वाइगोस्की साहब बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित है विकास का समीपस्थ विकास क्षेत्र, पियाजे के अनुसार में समीपस्थ नहीं होता है। समीपस्थ किस में होता है? तो वाइगोस्की साहब में होता है, तो ये गलत हुआ। मनोवैज्ञानिक उपकरण, ये भी गलत है आपका। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ये आपको स्किनर साहब का है। स्कीमा मनोबंध जो है वह स्कीमा और मनोबंध के बारे में वो पियाजे साहब बोले हैं, याद रखना है आप सभी को। उत्तर आपका बी पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक समावेशी कक्षा में जोर देना चाहिए सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिगम करने के लिए अवसर प्रदान करने में, प्रदर्शन अभिमुखी लक्षण और अविभेदित समरूपी निर्देश। देखिए, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए सबसे बेटर माना जाएगा। समावेशी शिक्षा में हर बच्चा को शामिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? बोले तो कोई भी बच्चा जब दिव्यांग है तो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, बताएं। छात्र जिसके शारीरिक विकलांगता है, छात्र जो अशक्त शारीरिक है, मंदित छात्र, विकलांग छात्र, सॉरी मैं तो सब काट दिया। हाँ, क्या होगा उत्तर इसका? ए होगा। मंदित छात्र नहीं बोलेंगे, अशक्त नहीं बोलेंगे, विकलांग नहीं बोलेंगे, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता बोला गया है 16 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चे में विकास किस क्रम में होता है? आपको पता है, सबसे पहले बच्चा 0 से 2 वर्ष होता है, उसको संवेदी प्रेरक अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवेदी प्रेरक अवस्था। याद रखिएगा मैं जो चीज़ बता रहा हूँ,
उसके बाद 2 से 7 वर्ष जो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद 7 से 11 जो होता है वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। संवेदी और यहाँ पे आया मूर्त, तो संवेदी के बाद मूर्त यहीं पे है ना। उसके बाद 11 से प्लस जो भी आएगा वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, उसमें अमूर्तता का ज्ञान हो जाता है। उत्तर आपका सबसे बेटर सी इज द राइट आंसर। संवेदी 0 से 2 वर्ष, ये होगा 7 से 11 वर्ष, ये होगा 11 से प्लस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। कोई भी एक प्रगतिशील कक्षा है, व्यक्तिगत विभिन्नता को आप कैसे देखिएगा। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड के लिए महत्वपूर्ण अध्यापन, अधिगम प्रक्रिया की परियोजना, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता। क्या होगा, अध्यापन जो है अधिगम प्रक्रिया की परियोजना आपका सबसे बेटर जो होगा प्रगतिशील कक्षा के लिए होगा। योग्यता से दूर रहना है, बाधा से दूर रहना है, अध्यापक के पक्ष पर असफलता वाली बात, इसलिए आपका उत्तर जो है वह बी पर गया। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता देता हूँ, सीटेट जो भी तैयारी कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम सितंबर से अक्टूबर के बीच ले लिया जाएगा। और दूसरी बात मैं आप सभी को बता दूं कि सीटेट के लिए मेरे यहाँ जो लाइव क्लास है वह 7:30 पर चलता है, और कभी भी लाइव चले मैं आपको, अगर आपको हमारे सभी लाइवों में शामिल होना है तो सब्सक्राइब करके एक घंटी पर क्लिक कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जब भी क्लास चलेगा, जब भी लाइव होगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और मेरे यहाँ हमेशा आपको ट्रिक से पढ़ाया जाएगा। और मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास भी चलता है, मुजफ्फरपुर जिला बिहार के साहेबगंज थाने के अंतर्गत वहाँ पे चलता है क्लास। और ऑफलाइन में काफ़ी बच्चे हैं जो मेरे यहाँ एक बार में सफल हुए हैं। पिछले बार जो है ऑनलाइन जो क्लास हुआ था, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम में 10 स्टूडेंट मेरे यहाँ पढ़ाई करने आए थे, जिसमें 9 स्टूडेंट सफलता पाए। तो आप लोग जुड़े, ऑफलाइन भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाए, ऑनलाइन अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करके जाइएगा। जय हिंद।